बाद बने मंत्रिमंडलों की। ये दौर वाकई एक अहम मोड़ था। बिल्कुल। ये चुनाव 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुए थे, फरवरी 1937 में, और इन्होंने प्रांतीय राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। हाँ, तो चलिए इन नोट्स के मुख्य बिंदुओं पर सरसरी नजर डालते हैं। जी। तो एक बड़ा नीतिगत फैसला जो कांग्रेस के एजेंडे में था, वो था भूस्वामित्व यानी जमींदारी को समाप्त करना। अच्छा, जमींदारी उन्मूलन। हाँ, इसका जिक्र कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी 1937 की बैठकों में मिलता है। ये कांग्रेस की आर्थिक सोच को दिखाता है। और प्रांतों में क्या स्थिति थी? अगर प्रांतों की बात करें तो संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश, वहां गोविंद वल्लभ पंत 1937 में प्रीमियर बने। प्रीमियर यानी उस समय के मुख्यमंत्री। जी हाँ, और उसी प्रांत में वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया। अनुभवी नेता थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कांग्रेस अनुभवी लोगों को प्रशासन में ला रही थी। और एक महिला मंत्री भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। हाँ, उन्हें कौन सा विभाग मिला? उन्हें स्थानीय स्वशासन और स्वास्थ्य विभाग मिला। ये उस समय महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कदम था। सही बात है। बिहार का क्या था? नेतृत्व अनुभवी नेता सी राजगोपालाचारी ने किया। राजा जी ने। हाँ, अब चुनाव नतीजों पर ध्यान दें। कांग्रेस को 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था। कौन कौन से थे वो? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। इन 5 में फुल मेजॉरिटी। लेकिन सरकार तो ज्यादा में बनी थी ना? हाँ, यही एक दिलचस्प मोड़ है। कांग्रेस ने सरकार 6 प्रांतों में बनाई। छठा कौन सा था? छठा प्रांत था बंबई। वहां वे सबसे बड़ी पार्टी थीं और कुछ अन्य समूहों के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो बहुमत 5 में, पर सरकार 6 प्रांतों में। अच्छा, ये बात है। और कहाँ बहुमत नहीं मिला था? जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उनमें बॉम्बे, जहां सरकार बनाई, असम, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी NWFP, पंजाब, सिंध और बंगाल शामिल हैं। तो वहां फिर क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी होंगी? जी हाँ, इन प्रांतों में क्षेत्रीय दलों या फिर मिली-जुली गठबंधनों की सरकारें बनी। ये भारत की राजनीतिक विविधता को भी दिखाता है। और ये कांग्रेस का शासन कितने समय चला? ये जो कांग्रेस का शासनकाल था प्रांतों में, ये कुल 28 महीने तक चला। अक्टूबर 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। जी। तो ये थी 1937 के चुनावों और मंत्रिमंडलों की कहानी। कांग्रेस को पहली बार बड़े पैमाने पर सत्ता का अनुभव मिला। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं कांग्रेस के अंदरूनी कामकाज पर, मतलब उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन और उस दौर की अन्य घटनाओं पर। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होती जाती है। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते थे, वो उसकी नीतियों और भविष्य की दिशा तय करने के लिए, आप कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मंच थे। तो नोट्स में क्या है इस बारे में? चलिए नोट्स के हिसाब से देखते हैं। 1937 में ही कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी अपनी राय रखी। कैसे? जापान द्वारा चीन पर जो हमला किया गया था, उसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया और जापानी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया। ये कांग्रेस के साम्राज्यवाद विरोधी रुख को दर्शाता है। फिर आया हरिपुरा अधिवेशन। हाँ, ये 1938 में गुजरात में हुआ। हाँ, इसकी अध्यक्षता तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने। ये उनका पहला कार्यकाल था अध्यक्ष के रूप में। और इस अधिवेशन में क्या खास हुआ? इसी हरिपुरा अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ, रियासतों में चल रहे जन आंदोलनों का समर्थन करने का। अच्छा, पहले कांग्रेस सीधे दखल नहीं देती थी? हाँ, पहले बचती थी, लेकिन ये प्रस्ताव एक बदलाव का संकेत था। फिर कांग्रेस ने भविष्य की आर्थिक योजना की नींव भी रखी। वो कैसे? 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी स्थापित की गई। हाँ, इसके अध्यक्ष तो नेहरू थे ना? बिल्कुल, अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समिति के गठन का विचार और पहल सुभाष चंद्र बोस की थी, जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। अच्छा, ये कम लोगों को पता होगा। जी। अगला साल 1939 कांग्रेस के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा। त्रिपुरी अधिवेशन, जबलपुर में। हाँ, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, वहां अध्यक्ष पद के लिए फिर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। लेकिन ये चुनाव तो काफी विवादित रहा था। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। इससे कांग्रेस के भीतर विचारधारा और नेतृत्व को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए। त्रिपुरी संकट जिसे कहते हैं। जी, त्रिपुरी संकट। नोट्स में एक रोचक जानकारी दी गई है। त्रिपुरी में बोस बीमार थे, इसलिए उनका अध्यक्षीय भाषण उनके भाई शरद चंद्र बोस ने अंग्रेजी में पढ़ा था। अच्छा। और फिर उसी साल 22 अक्टूबर 1939 को एक बड़ा फैसला लिया गया, इस्तीफे वाला। हाँ, सभी परंतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इसका तात्कालिक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को बिना उसकी सहमति या नेताओं से पूछे शामिल कर लेना। ये ब्रिटिश सरकार के रवैये के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक कदम था। बिल्कुल। त्रिपुरी अधिवेशन और इन इस्तीफों के बाद सुभाष चंद्र बोस की राह कांग्रेस से अलग होती दिख रही है। नोट्स में फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र है, ये कैसे बना? हाँ, त्रिपुरी संकट के बाद बोस और गांधीवादी खेमे के बीच मतभेद और बढ़ गए। सुलह की कोशिशें हुई पर नाकाम रहीं। आखिरकार बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके बाद अध्यक्ष कौन बना फिर? उनके इस्तीफे के बाद जो पद खाली हुआ, उस पर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था त्रिपुरी के बाद? त्रिपुरी के बाद मुख्य विवाद का मुद्दा था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। बोस चाहते थे कि कार्यकारिणी में उनके विचारों के लोग हों जो ज्यादा रेडिकल कदम उठाने को तैयार हों, जबकि गांधीवादी खेमा चाहता था कि वे गांधी जी की सलाह माने। इस पर सहमति नहीं बन पाई।
और सुभाष चंद्र बोस उन नेताओं में से थे जो यूरोप में छिड़े जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को भारत की आजादी के लिए एक सुनहरा अवसर मानते थे। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, कुछ इस तरह की सोच कि ब्रिटेन की मुश्किल का फायदा उठाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में जब उन्हें लगा कि कांग्रेस उनकी नीतियों पर तेजी से नहीं चलेगी, तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने अपना अलग दल बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की तारीख नोट्स में दर्ज है, 3 मई 1939। ये शुरू में कांग्रेस के भीतर ही एक वामपंथी गुट के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही एक अलग पार्टी बन गया। और शीलभद्र याजी का भी नाम है नोट्स में। हाँ, नोट्स में एक और व्यक्ति का नाम है जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े थे और बाद में आजाद हिंद फौज मतलब INA आंदोलन से भी जुड़े रहे। वो थे शीलभद्र याजी। ठीक है, तो एक तरफ बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक था, वहीं कांग्रेस के अंदर समाजवाद की एक और धारा भी मौजूद थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसके बारे में भी नोट्स में काफी जानकारी है। इसकी क्या कहानी थी? बिल्कुल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP 1930 के दशक में कांग्रेस के भीतर ही एक महत्वपूर्ण वामपंथी और समाजवादी समूह के रूप में उभरी। ये लोग कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य से तो सहमत थे, लेकिन उनका जोर आर्थिक समानता और समाजवादी समाज की स्थापना पर ज्यादा था। इसके मुख्य नेता कौन थे? नोट से कुछ मुख्य बातें देखते हैं। जयप्रकाश नारायण यानी JP इस पार्टी के सबसे करिश्माई और प्रमुख नेताओं में से एक थे। हाँ, JP का नाम तो बहुत सुना है। और आचार्य नरेंद्र देव भी इसके संस्थापक सदस्य और प्रमुख विचारक थे। अच्छा। नोट्स में एक दिलचस्प तथ्य दिया गया है कि 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ये शायद भारत में समाजवादी विचारों की शुरुआती संगठित अभिव्यक्तियों में से एक था। 1913 में ही? काफी पहले। जी। वहीं बाद में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में जयप्रकाश नारायण का भी नाम आता है। संभवतः ये 1930 के दशक का गठन था जो राष्ट्रीय CSP से जुड़ा था। तो नोट्स में ये थोड़ी भिन्नता है। हाँ, जो शायद अलग अलग समय या संगठनों की ओर इशारा करती है। समाजवादी विचारों के बढ़ते प्रभाव का एक और उदाहरण है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस। ये कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को हुई थी। इसके सभापति कौन थे? इसके सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि नेहरू औपचारिक रूप से CSP के सदस्य नहीं थे, पर वे समाजवादी विचारों के प्रति काफी सहानुभूति रखते थे। तो CSP का औपचारिक गठन कब हुआ? औपचारिक रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन 1934 में हुआ। इसके पीछे मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं का हाथ था। और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई? इस पार्टी की पहली बैठक पटना में मई 1934 में हुई और उसी साल पटना में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सम्मेलन के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। अच्छा, और इनके सिद्धांत क्या थे? मतलब मुख्य बातें। अगर पार्टी के मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो नोट्स के अनुसार इसमें शामिल था ब्रिटिश उत्पादों और करों का बहिष्कार का समर्थन करना। वो तो कांग्रेस की नीति भी थी। हाँ, लेकिन इनका लक्ष्य था समानता पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करना। और एक महत्वपूर्ण सामाजिक रुख था अल्पसंख्यकों तथा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करना। क्यों? वे मानते थे कि इससे समाज और बढ़ जाएगा, इसलिए वे संयुक्त निर्वाचन के पक्षधर थे। ठीक है, आपने नेहरू का जिक्र किया था। नोट्स में जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी विचारों पर खास जोर दिया गया है। उनके कुछ विचार और कथन भी दिए गए हैं, उन्हें कैसे समझा जाए? हाँ, जवाहरलाल नेहरू उस दौर के सबसे प्रमुख नेताओं में से थे जो समाजवाद से गहरे प्रभावित थे। वे मानते थे कि भारत की गरीबी और असमानता जैसी समस्याओं का हल समाजवाद में ही है। लेकिन उनका समाजवाद शायद थोड़ा अलग था। हाँ, मतलब उनका समाजवाद पूरी तरह मार्क्सवादी या सोवियत मॉडल वाला नहीं था। उसमें लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्यों का भी समावेश था। नोट से उनके विचारों की झलक मिलती है। जैसे 1933 में ही वे खुलकर ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों के रजवाड़े, जमींदारवाद और पूंजीवाद को भारत की प्रगति में बाधक बता रहे थे और उन्हें उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। काफी रैडिकल विचार थे उस समय के हिसाब से। जी, उन्होंने अपने प्रसिद्ध लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1936 के अध्यक्षीय भाषण में साफ कहा था कि वे मानते हैं कि समाजवाद ही भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी है। ये कथन तो काफी मशहूर है। हाँ, नोट्स में उनका एक और मशहूर कथन उद्धृत है, भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। ये उनके दृढ़ विश्वास को दिखाता है। उन्हें समाजवादी कहा गया है? हाँ, स्पष्ट रूप से। वे आर्थिक असमानता के घोर विरोधी थे और मानते थे कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक न्याय भी जरूरी है। उनका एक और कथन है राजाओं और राजकुमारों के बारे में। हाँ, उनका एक और प्रसिद्ध वक्तव्य नोट्स में शामिल है जो उनके गणतंत्रवादी विचारों को भी जाहिर करता है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट। नोट्स में ये भी लिखा है कि एक स्रोत उन्हें भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहता है। हाँ, ये उल्लेख है। ये संभवतः उनके समाजवादी झुकाव को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि नेहरू असल में स्टालिनवादी साम्यवाद के आलोचक थे और लोकतांत्रिक समाजवाद के हिमायती थे। समझ गई। चलिए, अब इस रैपिड फायर रिवीजन के अंतिम हिस्से पर आते हैं। नोट्स में कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टों और खास दिनों का जिक्र है।
ये उस समय के माहौल के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, ये आखिरी कुछ बिंदु उस दौर के बढ़ते सामाजिक और राजनीतिक तनावों की ओर इशारा करते हैं, खासकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो रिश्ते बिगड़ रहे थे और आर्थिक मुद्दों पर जो बहसें चल रही थीं। जैसे कि वो रिपोर्टें, पीरपुर रिपोर्ट वगैरह? जी, जब कांग्रेस ने 1937 में कई प्रांतों में सरकारें बनाई तो मुस्लिम लीग ने उन पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में कुछ रिपोर्टें सामने आईं जिनका जिक्र नोट्स में है। पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 और फजलुल हक की रिपोर्ट, जिसे मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल भी कहते हैं। हाँ, दिसंबर 1939 की। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन इन रिपोर्टों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने में भूमिका निभाई, ये सच है। और फिर मुक्ति दिवस। उसी क्रम में जब अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे पर इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस यानी डिलीवरेंस डे मनाया। ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम कांग्रेस शासन से मुक्त हो गए। हाँ, ये लीग का एक राजनीतिक कदम था, ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के कथित अत्याचारों से मुक्त हो गया है। और ये बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या था? एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज का जिक्र है, बम्बई मैनिफेस्टो, जो मई 1936 में जारी हुआ था। इस पर 21 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किए थे। उद्योगपतियों ने? क्यों? ये घोषणा पत्र असल में नेहरू के लखनऊ अधिवेशन में दिए गए समाजवादी भाषण की प्रतिक्रिया था। ये समाजवादी आदर्शों के प्रचार का विरोधी था और इसने भारत के बड़े व्यापारिक समुदाय की चिंताओं को आवाज दी। मतलब वो निजी संपत्ति और पूंजीवाद के पक्ष में थे। जी हाँ, ये दिखाता है कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ भारत के भविष्य के आर्थिक मॉडल पर भी जोरदार बहस चल रही थी। और जयप्रकाश दिवस, ये कब मनाया गया? एक और दिवस का उल्लेख मिलता है, जयप्रकाश दिवस, जो अप्रैल 1946 में मनाया गया था। ये संभवतः उनकी जेल से रिहाई या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के सम्मान में मनाया गया होगा। ठीक है। और अंत में आंध्र प्रदेश का आंदोलन? हाँ, अंत में एक क्षेत्रीय आंदोलन का जिक्र है। आंध्र प्रदेश के इलाके में कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी पार्टियों ने भूपोरातम नामक आंदोलन चलाया था। ये किस बारे में था? ये मुख्य रूप से भूमि सुधारों और किसानों के हकों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। उस दौर के किसान आंदोलनों का एक अहम उदाहरण है ये। तो ये थे स्वतंत्रता पूर्व भारत के राजनीतिक घटनाक्रमों और विचारधाराओं से जुड़े कुछ बेहद